म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होता है। आपका पैसा अब रिस्क पे नहीं है, कोई आपके पैसे को लेके जा नहीं सकता। म्यूचुअल फंड क्या करता है बेसिकली कि वो एक पूल ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितना ज्यादा टाइम देंगे ना मार्केट को, उतना ही रिस्क आपका कम होता जाएगा। स्टॉक मार्केट में जो हमें सुनहरा सुनहरा सा दिखता है ना, इतना सुनहरा होता नहीं है। आज हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी, टारगेट कैपिटल सर्विसेज के मालिक। पंकज शर्मा जी उन चंद लोगों में से हैं मेरठ मंडल के जिनको मनी मार्केट में 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पिछले 4 दशकों में जितने भी मार्केट के क्रैश हुए हैं, जितने भी मार्केट के स्कैम हुए हैं, जितने भी मार्केट के फॉल हुए हैं, या जितने भी मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंसेस आए हैं, इन्होंने सारे देखे हैं, बड़े क्लोजली देखे हैं। पंकज जी ने शुरुआत तो किया था शेयर मार्केट में, पर धीरे धीरे करते पंकज जी प्योरली एंड होलली एंड सोलली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गए। आज हम पंकज जी से बात करेंगे कि क्या कारण है ये शेयर मार्केट जैसे लिक्विडिटी बिजनेस को छोड़ करके म्यूचुअल फंड के अंदर आए। एक आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं, अगर कुछ नुकसान है तो क्या नुकसान है, और एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड में क्यों आना चाहिए। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स के अंदर। नमस्कार सर सबसे पहला क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट कहते हैं बहुत ल्यूक्रेटिव है, वहां पर तो ब्रोकरेज आपको एक दिन के हिसाब से मिलती है, पैसा भी खूब बनता है, उसके बावजूद आप इस लिक्विडिटी बिजनेस को छोड़ करके धीरे 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 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों आए सर? और खुद तो आए, आपने तो अपनी बिटिया प्राची को, अपने बेटे अर्श को भी इस इंडस्ट्री में लेकर के आ गए, कारण क्या था सर? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे एक किसी ने फ्रेज कही है ना, ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड। तो स्टॉक मार्केट में जो हमें सुनहरा सुनहरा सा दिखता है ना, एक्चुअल में उतना सुनहरा होता नहीं है। जो इन्वेस्टर जब आता है तो बड़े जोश के साथ स्टॉक मार्केट में आता है, और कुछ समय के बाद जब वो मार्केट से जाता है ना, तो न सिर्फ उसकी भावनाएं हर्ट होती हैं, बल्कि उसकी फैमिली का फाइनेंशियल प्लानिंग खराब होती है और उनकी भावनाओं को बहुत हर्ट होना पड़ता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को जब इनिशियल एक्सपीरियंस होते हैं तब तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसे ये लगता है कि धीरे मैं अपनी कैपिटल को गंवा रहा हूँ। और जब आप कैपिटल गंवा रहे हो तो अंतोगत्वा जाके उसको फिर ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ से उसको एक रेगुलर इनकम हो सके, उसकी वेल्थ रियल सेंस में बन सके। तो उसके लिए फिर उसको म्यूचुअल फंड में आना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं सर आम आदमी की नज़रों में? म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होता है। आप जब आपके पास एक लिमिटेड पूंजी है तो आप कुछ स्टॉक्स ही खरीद पाएंगे उसमें, और वहीं से गड़बड़ शुरू होती है कि आप छोटे शेयर खरीदते हैं, आप पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक है वो आप नहीं खरीद पाते हैं। और आपके मन में बैक ऑफ द माइंड ये भी हमेशा रहता है कि ये इतना महंगा शेयर मैं खरीदूंगा तो इसमें ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। अगर मैं 20 रुपए का 50 रुपए वाला शेयर खरीदूंगा तो अगर दुगना हो गया तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। जबकि मैं तो इसी सोच के साथ वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है बेसिकली कि वो एक पूल ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, और अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि उसके अंदर मैनेजरियल कैपेबिलिटीज होती हैं, वो कैपेबल लोग होते हैं कि पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा उनके पास कंपनीज के नो हाउ पूरे रहते हैं, वो कंपनीज में जाके रिसर्च करते हैं, वहां से डेटा लेके आते हैं पूरा का पूरा, और रेगुलर कंपनियों से बात करते रहते हैं। तो उसके अंदर जो भी कंपनीज में अच्छा या बुरा होता है वो पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को जोड़ या घटा करके एमलगमेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में ये बता दे कि ये स्टॉक है आप इसको खरीद लो, लेकिन कब वो स्टॉक खराब हो जाएगा, कब उसके अंदर वर्किंग खराब आने लगेगी, आप तब तक उसको समझेंगे जब तक वो स्टॉक काफी नीचे जा चुका होगा। और उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टर सोचता है कि मेरा 100 रुपए वाला शेयर 50 रुपए का रह गया, अब तो यार ये कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा। फिर वो 20 रुपए का रह जाता है, फिर सोचता है 20 ही रुपए का रह गया, अब क्या करना बेच के, तो अल्टीमेटली जीरो हो जाता है। तो ये भावना जो है ना, ये जो चीज है ना, ये स्टॉक मार्केट से अल्टीमेटली इन्वेस्टर को दूर करती है, और वो फिर म्यूचुअल फंड की तरफ आता है धीरे धीरे। एक आम आदमी म्यूचुअल फंड में इसलिए भी नहीं जाना चाहता कि उसको लगता है मैं 1-2% की एएमसी को कमीशन दूंगा या एक्सपेंस रेशियो दूंगा,
जो मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसको, वो भी बेचारा कुछ कमीशन लेगा, और इसलिए वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करूं। तो क्या जो एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, 46 के करीब हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, क्या उनके जो एक्सपेंस रेशियो हैं उनके काम को जस्टिफाई करता है, नहीं करता है सर? बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि आप ये देखिए कि एक आम आदमी के पास कोई रिसर्च टीम नहीं होती है। एएमसी के पास रिसर्च टीम होती है, उनके पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, सेक्टर एनालिसिस होते हैं, एक एक सेक्टर के ऊपर उनके एक्सपर्ट उनके साथ होते हैं। तो पहले तो वे सेक्टर स्पेसिफिक राय देते हैं कि भाई इस सेक्टर में जाना चाहिए, इसमें तेजी आ सकती है, इसमें मंदी आ सकती है। उसके अलावा जितने भी फंडामेंटल तरीके हो सकते हैं, वो सारे के सारे वो अपने पोर्टफोलियो में लेके आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको उनको बैलेंस शीट देखनी है, न सिर्फ बैलेंस शीट देखनी है बल्कि उनको फिजिकल वेरीफाई भी करना है। वो जाके कंपनीज से भी बात करते हैं, उनका जाके प्लांट मशीनरी तक भी चेक करके आते हैं कई बार कि वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या उसमें खराबी तो नहीं आ रही है। तो वो सारी चीजें एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। तो इतना सारा सब कुछ करने के लिए अल्टीमेटली, अच्छा दूसरी बात, स्टॉक मार्केट का तो खाली आपने ब्रोकर और बैंकर का ही संबंध होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अल्टीमेटली 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उसके अलावा एक पार्टिसिपेंट और होता है जिसको बोलते हैं हम डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी में आपके सारे स्टॉक्स वहां से ट्रांजैक्ट होंगे। तो आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को 4 रेगुलेटर्स के थ्रू या 4 पार्टिसिपेंट के थ्रू आपका मैनेज किया जाता है। तो नेचुरली 4 पार्टिसिपेंट से होगा तो कॉस्टिंग तो थोड़ी सी आएगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि आपका पैसा अब रिस्क पे नहीं है। कोई आपके पैसे को लेके जा नहीं सकता, क्योंकि फंड मैनेजर का रोल खाली स्टॉक को खरीदने और बेचने तक है। आपका पेमेंट दिलवाना है या आपके फंड के बदले इन्वेस्टमेंट कराना, वो सारा रजिस्ट्रार का काम है। तो वो काम रजिस्ट्रार करता है। उसी तरह से आपका पेमेंट वो बैंकर करेगा। तो ये चीजें सारे पार्टिसिपेंट अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, तो आपका पैसा ज्यादा सिक्योर होता है। तो उसके लिए अगर 1.5 या 2% पर एनम की लागत आपसे ली जाती है तो बहुत ही जस्टिफाइड है वो। स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं, 10-20 पैसे की ब्रोकरेज भी देते हैं, तो हो सकता है शायद उससे भी ज्यादा ब्रोकरेज आप दे दें और उसके बाद भी आपको रिटर्न ना मिले। ओ, आपका मतलब कि अगर हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकरेज के रूप में हमें 20, 30, 40 पैसे देना ही पड़ता है। और क्या। और यहाँ पर हमारे पास एक फंड मैनेजर है, वो रिसर्च कर रहा है, वो उस कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट पढ़ रहा है, उसका फ्यूचर देख रहा है। देन हमारे पास सेक्टोरियल फंड्स हैं, सेक्टोरियल फंड मैनेजर हैं जो कि ट्रेंड और सारा देख रहे हैं कि कौन सा सेक्टर चलने वाला है। वो आपके स्टॉक की चर्निंग भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपके पास एक डिपॉजिटर भी है जो कि आपके स्टॉक मार्केट को अपने पास रख रहा है, संभाल करके रख रहा है और इंश्योर कर रहा है कि वो आपको पैसे मिले। और एक रजिस्ट्रार है, एक रजिस्ट्रार है जो कि उसका सारा हिसाब किताब देख रहा है। यस। तो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस इतने सारे हैं और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 रुपए देने पड़ रहे हैं 100 रुपए के, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। वेरेज की स्टॉक मार्केट में आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद वो 20-40 पैसा हर बार ले रहा है, हर बार ले, अच्छा हर बार ले रहा है। हर बार ले रहा है ना वो तो। और यहाँ पर चर्निंग का तो साल में ले रहे हैं एक बार। हाँ जी, हाँ जी। मतलब इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 1-1.5 रुपया दे रहा है, जो कि जब इकोनॉमी ऑफ स्केल, मास स्केल की बात करते हैं तो वो कुछ भी नहीं बैठता उसके लिए। और वेल्थ जनरेशन जो है उसकी गारंटी तो नहीं कहें, पर प्रोबेबिलिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। शेयर मार्केट में तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लग गया तो तुक्का, नहीं लगा तो भैया आप ये देखिए ना, इतने साल मार्केट के चलने के बावजूद, जब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आई है, जी। बहुत सारे फंड ने, इवन घटिया घटिया से फंड ने भी 12-14% का सालाना XIRR जनरेट करके दिया है। तो इसका मतलब आप ये देखिए ना कि अगर क्या कोई इन्वेस्टर अपनी वेल्थ में पिछले 20-25 सालों से लगातार इन्वेस्टमेंट करके इतनी वेल्थ बनाने में सफल हुआ है क्या? शायद 1% लोग भी नहीं होंगे। मतलब इन्वेस्टर्स अगर खुद चाहे तो उतना पैसा नहीं बना सकता जितना कि उसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बना करके देते हैं। यस। ओके। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि 35 साल आपका एक्सपीरियंस है, जो मतलब, और आपका एईएम मेरे ख्याल में 270 करोड़ के आसपास है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ से थोड़ा सा कम होगा आपका एईएम। इसमें आपने कितने के लोगों को करोड़पति बनाया है इस 20-25 साल की जर्नी की, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जर्नी में? मैं देखिए डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे हैं करोड़पति, बहुत सारे करोड़पति हैं, और बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया लोगों ने। अच्छा। एक्चुअली इसमें ना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा मायने रखता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है।
अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे, अपने एडवाइजर पे है, तो धीरे धीरे एलोकेशन इन्वेस्टर बढ़ाता जाता है, तो वो पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है उसका। जब आप ज़्यादा पोर्टफोलियो बनाएंगे तो अल्टीमेटली फिर रिटर्न भी अच्छे उस हिसाब से बनेंगे। अगर बिना नाम लिए अगर आप किसी एक आधे का एग्जांपल बता दें जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहा हो 15-20 सालों में, कितने कहाँ से उसने शुरू किया और कितना उसका पैसा बन गया? मेरे ख्याल से मुझे याद है कि एक इन्वेस्टर का करीब 7-8 लाख रुपए हमने आज से 15-16 साल पहले, वो भी जब मेरे ख्याल से 2006-7 की बात होगी, तब उन्होंने स्टॉक मार्केट से कहा था कि भी ये पैसा सारा मेरा निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है। और आज की तारीख में उनका पोर्टफोलियो करीब 4.5 पौने 5 करोड़ के करीब है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली साहब, हाँ। 7 लाख के आपने 4.5 करोड़ कर दिए तो कोई यस। दुखी तो होगा ही उसके नहीं। बाद उन्होंने कुछ उसमें एसआईपी भी जोड़ी उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया ना। और हाँ। आज की तारीख में आप ये सोचिए कि उनके बच्चे, उनकी फैमिली, सारी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, दामाद सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं, अच्छा, ऐसे काफी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो सब जुड़े हुए हैं, चलते जा रहे हैं, वो सब वही वेल्थ कमाते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने वेल्थ जनरेट करना है तो आपको डिसिप्लिन होकर के इन्वेस्ट करना जरूरी है। यस। ये सिप क्या होता है सर? बेसिकली सिप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करके आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी हर महीने कुछ अमाउंट आप अपने अकाउंट से डेबिट होता है आपके अकाउंट से, और वो म्यूचुअल फंड की पर्टिकुलर स्कीम में चला जाता है। उससे फायदा ये होता है कि मार्केट में जो उठापटक होती है उसमें आपका पोर्टफोलियो का एवरेजिंग अपने आप होती रहती है। तो क्या फायदा होगा कि जब सस्ता और महंगा दोनों तरीके से आप बाइंग करते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो एवरेज आउट होती जाती है। तो अल्टीमेटली बाजार की तेजी मंदी को, क्योंकि वो कैटर करता हुआ जा रहा है, तो आपकी वेल्थ वो बड़े आराम से बना देता है, उसमें रिस्क जो है ना वो बहुत कम हो जाता है उसमें। और इसके साथ साथ अब कई चीजें आ गई हैं, SWP, STP वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या चीजें हैं सर? एक एक चीज करके अगर आप बताएंगे तो। देखिए, एसटीपी जो है एक तरह से, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है और आप मंथली पैसा नहीं देना चाहते, तो आप क्या करेंगे कि आप एक लिक्विड फंड में आप पैसा वन टाइम दे देंगे, और उसमें से वो जैसे एसआईपी आपके अकाउंट से चलेगी, वैसे एसटीपी उस लिक्विड अकाउंट से आपको धीरे धीरे वो इक्विटी में चली जाएगी। वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान या एसटीपी उसको बोलते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं सर? उसके फायदे ये होते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, खासतौर से जब मार्केट काफी बढ़ा हुआ होता है। तब मार्केट में, जैसे अभी पिछले दिनों अगर किसी ने सितंबर में 2024 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज की तारीख में भी उसका पोर्टफोलियो 10-12-15% नीचे हो सकता है। लेकिन अगर वही पैसा उसने उसी पैसे को धीरे धीरे सिस्टमेटिक एसटीपी के द्वारा किया होता, लिक्विड में डाल के कर दिया होता, तो वही रिटर्न हो सकता है। लॉस तो जरूर आएगा उसका, क्योंकि बाजार नीचे आया है, लेकिन वही लॉस उसका 5-4%, 3% भी हो सकता है। तो उसकी बाजार में रिटर्न अर्न कर, जब बाजार दोबारा से उस लेवल पे पहुंच जाएगा, तो उस इंसान के बदले जिसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, एसटीपी वाले का रिटर्न ज्यादा आएगा। मतलब ये शॉकर का काम करेगा, आपके यस, इन्वेस्टर यस, के हिसाब से शॉकर का काम करेगा। उसको जो मार्केट के शॉक्स हैं वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर यस, लेंगे। यस, बिल्कुल सही कहा। और सर वो विड्रॉल प्लान सर? बेसिकली एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए है कि जिनको एक सर्टेन पीरियड के बाद रेगुलर अर्निंग की जरूरत होती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने मान लीजिए 10 साल तक पैसा इक्विटी फंड में लगाया, अब उसके बाद आपको लगता है कि भाई अब मेरे को रेगुलर अर्निंग चाहिए, मेरे को अब रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो उनको वो पैसा सारा कम इक्विटी वाले फंड्स में लगा देना चाहिए, और उससे वो मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर सकते हैं। उसको एसडब्ल्यूपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब ये ज्यादातर रिटायर्ड लोगों के लिए है या यस, फिर उन यस, लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अब हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक रेगुलर इनकम हमारी जो जिनको हमें। रेगुलर इनकम चाहिए ना ज्यादा, वेदर दे आर रिटायर्ड पीपल या कोई भी और भी हो सकता है जिसके पास पैसा है और आगे वो अर्निंग नहीं है उसके पास, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड दो तरह के माने जाते हैं, एक लिक्विड फंड, एक डेब्ट फंड। ये क्या है क्या, और किसको किस में पैसा डालना चाहिए लिक्विड फंड में? और दोनों की इंपॉर्टेंस है तभी दोनों बने हैं। डेब्ट फंड की क्या इंपॉर्टेंस है और इक्विटी फंड की क्या इंपॉर्टेंस है सर? इक्विटी और डेट? यस सर। देखिए, डेट फंड बेसिकली कहा तो उसको कंजर्वेटिव फंड जाता है कि उसके अंदर रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है। इक्विटी के अंदर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो सारा पैसा शेयर बाजार में लगता है। लेकिन मेरी सोच ये है कि जब हम डेट पेपर्स में भी ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं डेट पेपर इक्विटी से भी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है।
तो मेरी नज़र में डेट फंड्स को मैनेज करना और उसको समझना इक्विटी मार्केट से भी ज़्यादा मुश्किल है। लिक्विड फंड जहां तक बात है वहां तक तो ठीक है, या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड जो होते हैं वहां तक तो ठीक है, वो उसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो पेपर खरीदे जाते हैं उनकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा दिनों की नहीं होती है, और ज्यादातर गवर्नमेंट फंड या ज्यादातर गवर्नमेंट या टी बिल्स होते हैं उसके अंदर, तो उसमें तो रिस्क ज्यादा नहीं होता है। वो बेसिकली शॉर्ट टर्म पार्किंग के तरह से यूज किया जा सकता है, महीने 2 महीने 3 महीने, उसके हिसाब से उससे ज्यादा के लिए नहीं होते वो। लेकिन आप प्योर डेट फंड में जाएंगे तो उसका रिस्क इक्विटी से भी ज्यादा है और वो समझ में भी नहीं आएगा, अचानक उसमें कभी भी दिक्कत आ सकती है। और इक्विटी तो इक्विटी का तो रिस्क बेसिकली, इक्विटी का रिस्क मुझे लगता है कि शायद वो नॉन रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसमें उठापटक होती है, सभी लोग जानते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली, और एसआईपी आप कर रहे हैं तो वो रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितना ज्यादा टाइम देंगे ना मार्केट को उतना ही रिस्क आपका कम होता जाएगा। शॉर्ट टर्म में इक्विटी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ाते जाएंगे, लंबे टाइम के लिए करेंगे, तो रिस्क उसका एलिमिनेट हो जाएगा। बेसिकली इसका भी आंसर जो है ना एक तरह से स्पेसिफिक नहीं दिया जा सकता, मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड ज्यादा करता है शायद वो। जैसे आज, अगर आज मार्केट के वैल्यूएशन फेयर हैं या थोड़ा डिस्काउंट पे है, तो हो सकता है 3-4 साल में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। लेकिन अगर सितंबर 2024 में अगर आप मुझसे पूछते तो मैं वो उस ड्यूरेशन को 5 से 7 साल कहता आपसे, क्योंकि जैसे बाजार में बढ़ा हुआ है, वैल्यूएशन अगर ज्यादा हो जाएंगे मार्केट के, और वैल्यूएशन नापने का तरीका प्राइस टू अर्निंग होता है, यानी जो उसका प्राइस है, चाहे वो इंडेक्स का प्राइस हो, चाहे वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस हो, उसको उसकी अर्निंग पर शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो वो पीई निकल के आता है। और जब भी पीई उसका ऊपर ज्यादा हो जाएगा स्टॉक का, जैसे पिछले साल सितंबर में हो गया था, तो मार्केट जो है ना बहुत ही महंगे हो गए थे। अब जब महंगा मार्केट हो जाएगा तो अर्निंग को आने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, 3-4 साल 2 साल लग सकते हैं कि अर्निंग ऐसी आ जाए हमारे देश में कि वो पीई फिर नीचे आ जाए। जैसे जैसे अर्निंग आती जाएगी, क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग बढ़ती जाएगी, वैसे पी नीचे आता जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो जब मार्केट ऐसे चलता जाएगा तो एक लिमिट एक दिन ऐसा आएगा कि जब मार्केट का पी फिर कंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे आज हो गया, आज अब क्या हुआ कि मार्केट की अर्निंग तो नहीं बढ़ी, लेकिन मार्केट के प्राइस नीचे आ गया, तो अपने आप ही एडजस्ट हो गया, वो 19 तक पहुंच गया था, तो अब मार्केट का प्राइस अच्छा कंफर्टेबल हो गया। इवन बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप फंड्स भी कंफर्टेबल हो गए, फेयर वैल्यू पे आ गए हैं। तो ना ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप महंगा बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हो या सस्ता। अगर आप महंगे बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो तो नेचुरली आपका टाइम ज्यादा होना चाहिए। अगर आप सस्ते बाजार में जब लग रहा है लोगों को, जब लोग एग्जिट कर रहे हैं, उसका सबसे आसान तरीका देखने का ये है कि जब मार्केट से हर व्यक्ति डरा हुआ दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि एंट्री करने का सबसे अच्छा समय है। अच्छा, वो वॉरेन बफे का जो फेमस डायलॉग है कि फियर एंड ग्रीड, यस, जब आपको मार्केट फियरफुल हो तो आपको ग्रीडी होना है, और यस मार्केट बिल्कुल सही है एकदम। वो जब भी फीलिंग आए, इवन आपको बहुत आसान उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब आपके घर में काम करने वाली काम वाली, या आपके यहाँ आपके गाड़ी वाला ड्राइवर, या कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ आपका सबॉर्डिनेट, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने लगे, बोला जी मेरा भी इन्वेस्टमेंट करवा दो, तो समझ लीजिए, जबकि उसको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, तो समझ लीजिए कि मार्केट जो है ना अब पीक बना चुका है, एग्जिट करने का ये सही टाइम है। इसका हालांकि कोई टेक्निकल बेस नहीं है, लेकिन हमेशा ये बात बिल्कुल सही होती है। इसका मतलब मार्केट में ग्रीडनेस बहुत ज्यादा होगी, हर आदमी ये सोच रहा है कि अब ये मार्केट रुकेगा ही नहीं। जैसे आज की तारीख में मैं आपको अभी एग्जांपल है तो गोल्ड का देना चाहता हूँ। आज गोल्ड में बिल्कुल वही पोजीशन है, गोल्ड नित नए हाई बनाता जा रहा है, और गोल्ड के बारे में लोग ये कहने लगे हैं कि 1 लाख अभी कभी भी छू सकता है। 1.5 लाख कह रहे हैं सर, अभी 1.5 लाख तक की न्यूज आ रही है। मैं आपको ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन दुनिया की इकोनॉमी चलने लगेगी उस दिन गोल्ड नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेटली ऐसी मुद्रा है कि जब सारी दुनिया में खराबी होगी ना तो सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक जो है ना गोल्ड की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो इकोनॉमी को चलना ही होता है ना, जब भी इकोनॉमी चलेगी, जब भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी या होने की तरफ बढ़ेंगी, लोग गोल्ड से निकल के बाकी एसेट क्लास की तरफ जाएंगे। तो इस समय जो लोगों को गोल्ड का जो नशा छाया हुआ है वो 2-3 कारण है। एक तो शायद जितनी भी वर्ल्ड की बिग इकोनॉमीज है, चाहे वो आपका चाइना हो, चाहे यूएस हो, टू सम एक्सटेंट इंडिया ऑल्सो, वी ऑल आर बाइंग गोल्ड, वी ऑल आर बाइंग गोल्ड। इसके पीछे क्या कारण है सर? उसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अनसर्टेनिटी, बहुत सारी कंट्रीज में गोल्ड इसलिए खरीदा जा रहा है कि वहां पे अनसर्टेनिटी है। बहुत सी कंट्रीज में आप देखेंगे डेली बेसिस पे आजकल आ रहा है
कि करेंसी ना एक एक दिन में 4-4 3-3% गिर रही है। इतना इतना जबरदस्त फॉल करेंसी के अंदर आ रहा है। कल शायद टर्की का मैं देख रहा था। तो अब इस ऐसी अनसर्टेन कंडीशन होगी तो जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए गोल्ड की बाइंग करते हैं। उसके अलावा जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे क्योंकि गोल्ड से हमारे यहाँ एक सेंटिमेंटल लगाव भी होता है, तो पब्लिक तो बाइंग करती है। जो अपना रिजर्व बैंक भी है वो भी रेगुलर जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो भी बाइंग करता रहता है। जब भी उसको लगता है कि अब इस टाइम गोल्ड जो है, वो तो बेसिकली टेक्निकल डिसीजंस लेते हैं कि भाई क्या करना चाहिए अब इस टाइम पे, वो गोल्ड की पोजीशन क्या है। तो गोल्ड जो है ना वो भी वो मतलब यूं कहना चाहिए कि जब कुछ नहीं चलता, जब सारी दुनिया में सब कुछ खराब हो जाता है तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं कि कम से कम ये है कि गोल्ड तो रहेगा। एक सर मैं अभी पीछे कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया की महिलाओं के पास इतना सोना है कि वो आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सब की इकोनॉमी को खींच सकती है, खरीद सकती है, सॉरी। क्या सर ये जो महिलाओं को सोने का जो प्यार है कहीं ना कहीं त्यागना चाहिए या उसी तरह से बहना चाहिए? देखिए, सोशल सिक्योरिटी तो देता ही है, फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी देता ही है, बुरे समय में हमेशा काम आता ही है। और मैं ये सोचता हूँ कि कोविड जैसे समय में अगर इंडियन इकोनॉमी, यहाँ के लोगों को कुछ दिक्कत नहीं हुई, उसके उसके पीछे ये संबल गोल्ड तो था ही था। लोगों को ये लगता था कि अगर कुछ भी सबसे खराब होगा ना तो हमारे पास गोल्ड है। जबकि बहुत सारी कंट्रीज जिनमें इस चीज की प्रचलन नहीं है गोल्ड का, वो लोगों में वो दिक्कत रहती है, उनके पास सोशल सिक्योरिटी कुछ या इस तरह की सिक्योरिटी कुछ है ही नहीं। तो ये चाहे जैसे भी हमारे पूर्वजों ने जो ये परंपरा चलाई है ना, इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी है ये। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी हमेशा मजबूत रही है और हमेशा रहेगी भी। कि मतलब जो हमारी महिलाओं के पास जो सोना है वो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। यस, आप सोचिए ना, अगर आपको ये पता हो साइकोलॉजिकली कि मैं मान लीजिए बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ अगर कुछ भी खराब हो गया, सब कुछ मेरा पैसा चला गया, तो मेरे पास गोल्ड है, मैं उससे दोबारा अपनी लाइफ जो है उसको तो चला सकता हूँ ना। और वो बुरे समय में हमेशा काम आई भी है। बहुत से लोगों के आप एग्जाम्पल देखेंगे, जो लोग कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, खाली गोल्ड ही है उनके पास, तो समय में तो बुरे समय में तो काम आता ही है ना हाँ वो। सर, अभी हम रास्ते में आते वक्त वही बात कर रहे थे कि 1992 में गोल्ड शायद 3,000 कुछ रुपए तोला था और आज 90,000 पे 30 गुना बढ़ चुका है। सर, 4 तरह की एसेट हमें मोटा मोटी बताई जाती है, ठीक है? मनी मार्केट, देन रियल एस्टेट, देन गोल्ड, चौथी हम भूल रहे हैं। एनीवे, ये जो एसेट्स हैं, हमें अगर अपने मनी को डाइवर्सिफाई करना है तो हमें कौन सी कितने परसेंट किस एसेट में डालना चाहिए? डेप्थ में कितना डालना चाहिए, मतलब जो फिक्स्ड एसेट है उसमें कितना डालना चाहिए, मनी मार्केट में जो आपका इक्विटी है उसमें कितना डालना चाहिए, हमें जो एसेट क्लास है रियल एस्टेट है उसमें कितना डालना चाहिए, और हमें गोल्ड में कितना रखना चाहिए? कोई ऐसा कोई सेट फॉर्मूला है या? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग में स्टेबिलिटी कितनी है। आपकी अर्निंग अगर ज्यादा स्टेबल है और प्लस आपको ये लगता है कि आप जैसे फिजिकल एसेट है, मान लीजिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट में। अब रियल एस्टेट में आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि आपको उसको देखना, लुक आफ्टर करना, प्लस उसके अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कब उसको बेचना है, क्योंकि आपके लिक्विडिटी उतनी ज्यादा उसमें होती नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर किसी का, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे गोल्ड का लोगों के अंदर क्रेज है, वैसे ही रियल एस्टेट का भी क्रेज है। तो अगर किसी व्यक्ति को उसमें कंफर्ट आता है तो नेचुरली वो रियल एस्टेट में ही करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी चीजों को देखने का, चीजों को समझने का, उसमें जाकर रेगुलर उस पे उसकी ट्रैकिंग करने का, क्योंकि उसके अंदर कोई ट्रैकर भी नहीं होता है रियल एस्टेट का। आपको एक टेंटेटिव रेट्स ही हमेशा पता रहते हैं आपको, और जब आप सेल या परचेज करते हैं तो उसी के ऊपर आपको बार्गेन करना पड़ता है। जो आदमी इसमें एक्सपर्ट है, जो उसको लगता है कि अल्टीमेटली मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको जरूर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी, उनके वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी मिलने का टाइम नहीं निकाल पाते। वो लोग अल्टीमेटली रियल एस्टेट में पैसा कैसे लगा सकते हैं, चाहे उनके पास पैसा कितना भी हो। दूसरा, उसको लुक आफ्टर कैसे करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इस चीजों को देखते हुए ना, ये पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन ज्यादा निर्भर करता है कि उसको क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा चाहिए, तो नेचुरली आपका पोर्टफोलियो का काफी हिस्सा जो है ना वो डेट में या कम इक्विटी वाले फंड्स में होना ही चाहिए। तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ठीक है, मेरे को रेगुलर अर्निंग भी नहीं है, तो चलो भैया अब मैं थोड़ा सा जो है
इसमें पैसा डाल के रेगुलर अर्निंग ले लूं मैं, तो उसमें रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपकी उसका तो ये ना हर एक व्यक्ति का अलग अलग वो हो सकता है। और जहां तक गोल्ड की बात है ना, गोल्ड तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में ज्यादा सोचने की इसलिए जरूरत नहीं है कि चाहे आप ना भी लें तो भी आपके पास गोल्ड तो रहेगा ही। आप अल्टीमेटली किसी भी बहाने से कैसे भी करके वो गोल्ड आपके पास रहेगा ही, वो हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में है, तो रहना ही रहना वो है। तो रहना ही रहना है। हाँ, ये तो है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स की सबसे अब जब भी हम जाते हैं लोगों को कहते हैं आप पैसा डाल दो डाल दो डाल दो, तो उनका एक 90% लोगों का ही होता है, साहब हमारे पास पैसा है ही कहाँ पर, है ना। चाहे वो 1 लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे वो 10 लाख रुपए कमा रहा हो, चाहे वो 10 लाख रुपए कमा रहा हो, एक सेट उनका सोच है कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ये मेंटेलिटी को कैसे खत्म किया जाए, पर्टिकुलर इस इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी को कैसे खत्म किया जाए? बेसिकली ऐसे इन्वेस्टर की जो मेंटेलिटी बन जाती है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है वो लग्जरियस चीजों में खर्चा बहुत ज्यादा करता है। 90% एग्जाम्पल ऐसे ही निकल के आते हैं कि लग्जरियस चीजों पे जब ज्यादा खर्च करेगा ना, तो उसको पॉकेट में पैसे कम ही मिलेंगे हमेशा। ठीक। मैंने क्या कहा सर, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को मैं जानता हूँ, इवन लोग चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के ही लोग हैं बहुत सारे, तो वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, दुनिया से सबसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन खुद के पास उनकी भी वही स्थिति है, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ। क्यों? इसका मतलब क्या है कि आप ना लिवरेज वाली लाइफ अगर जिएंगे ना, आपकी जेब में जितने पैसे हैं आप उससे ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे, तो ना तो आपका आज सुखी रहेगा और भविष्य की तो कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। तो इसलिए ना डिसिप्लिन तो बहुत ही जरूरी है हर एक के लिए, चाहे वो सर्विसमैन हो चाहे वो बिजनेसमैन हो। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप एसेट एलोकेशन नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपने भविष्य को भी खराब कर रहे हैं और वर्तमान तो खराब है ही। ऐसा कोई थंब रूल है कि अगर सपोज करो मेरी 10,000 सैलरी है तो मुझे 1,000 रुपये बचाना चाहिए, 20,000 सैलरी है तो 2,000 बचाना चाहिए, 1 लाख सैलरी है तो 20,000 रुपये बचाना चाहिए, ऐसा कोई थंब हाँ, रूल? टेंटेटिवली कह सकते हैं कि कम से कम आपका मतलब कम से कम 10% से लेके 20% के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होना ही चाहिए। या ये कहा जाए कि अगर आपकी जितनी भी सैलरी है, आप उतनी सैलरी ना मान करके आप सोचो कि आपकी सैलरी 90% है, यस। और वो 10% आप अपने फ्यूचर के हिसाब से लेकर के चलेंगे, तो शायद आप कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेट करने के लायक हो जाए। कि गरीब आदमी पैसा नहीं बना पाता और अमीर आदमी पैसा बनाया जाता है। वो क्या स्टडी है और क्या गरीब आदमी की मेंटेलिटी है या अमीर आदमी की मेंटेलिटी है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? बेसिकली देखिए, जो आदमी वेल टू डू है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको शॉर्ट टर्म में या लॉन्गर टर्म में अगर उसका कोई गोल ही उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक। तो उस अच्छा, उसकी अर्निंग इतनी ज्यादा है कि उसको कभी रेगुलर डेली लाइफ में उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो बाजार में जब उठापटक होती है ना, तो वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। जब वो प्रभावित नहीं होगा, तो जैसे मंदी आती है वैसी तेजी आ जाएगी, तो अल्टीमेटली उसका पोर्टफोलियो में फिर रिटर्न अच्छा दिखेगा। लेकिन दिखेगा तो उसी का ना जिसका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब जो छोटा इन्वेस्टर होता है, बेसिकली हम बहुत से ऐसे इन्वेस्टरों के पास जाते हैं जो कहते हैं साहब, अब जैसे आपने पूछा कि भाई हमारी तो रेगुलर अर्निंग ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम उनसे फिर बात करते हैं कि भैया एक बात बताओ, आप होटल में कितनी बार जाते हो महीने में? बोला जी हम तो दिन में महीने में 4 बार जाते हैं, हमारे सब लोग दोस्त जाते हैं। कितने रुपए खर्च करते हैं? बोला जी 10,000 रुपए खर्च करते हैं। सिगरेट पीने में कितने रुपए खर्च करते हैं? बोला जी 3-4 हजार रुपए की पी जाते हैं। शराब पीने में भी खर्च करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं भाई साहब इसमें से आधे पैसे जो है ना वो करते रहो खर्च, आधे हमें दे दो। तो कोई कोई उसमें से तैयार भी हो जाते हैं, बोला ठीक है भाई साहब आप कह रहे हो तो चलो शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो प्लान्ड तो हो है ही नहीं, वो बिल्कुल ही उनकी कोई प्लानिंग तो है ही नहीं, ना उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा है ना वो सोचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब उनको कभी भी कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आती है, कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है, उनका मेडिक्लेम भी नहीं होता है। Okay. कभी कभी उनको कोई लग्जरियस चीज खरीदने वाली एक चीज जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग तो कर नहीं रखी है, खाली इन्वेस्टमेंट ये थोड़ा सा, वो भी हमने उनका जो वो लग्जरी में खर्च करते थे वो उसे बचा के इन्वेस्टमेंट हम लोग करवा रहे हैं। ठीक। लेकिन वो क्या होता है, जब उनको पोर्टफोलियो में वो दिखता है ना, बोले जी भाई साहब बस ये बहुत जरूरत आ गई एकदम अर्जेंटली, क्या करना है जी, वाइफ को ना कुछ वो चीज दिलवानी थी, या वो भतीजे की शादी है ना उसमें जरूरत पड़ रही है, उसमें भात देना है, फलाना देना है, ये देना है, वो देना, मतलब दुनिया भर की रिक्वायरमेंट उस पैसे के अगेंस्ट नजर आने लगती है, जो पैसा उन्होंने ये सोच के इन्वेस्ट हमने कराया था कि वो पैसा वो लग्जरी में खर्च कर रहे हैं। उस पैसे को भी वो जब पैसा दिखता है ना, तो वो क्योंकि उनकी प्लानिंग तो है नहीं,
तो वो अल्टीमेटली उस पैसे को फिर यूज करने लगते हैं, तो फिर वेल्थ बनेगी कहाँ से फिर। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो जब एक बार दो बार ऐसा कर लिया ना, तो वो बोला हमारा जुड़ तो रहेंगे, फिर एसआईपी चलानी ही क्यों है, फिर बंद करो इसको। जो एक आम आदमी है, उस जो पैसा नहीं बना पाता, वो वही नहीं बना पाता जो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करता। yes. और अगर वो ये सोचे कि ये पैसा डाल करके भूल जाए, तो हो सकता है 30 साल के बाद वो 1 करोड़ भी हो जाए, यस यस ज्यादा भी बन हो जाएगी जाए। उसकी वेल्थ फिर। मतलब मैं देख रहा था, अगर एक मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया, एक सब्जी वाला था, वो 500 रुपए पर डे डालता है। सब्जी से जो बचते हैं 500 रुपए या 300 रुपए जो भी बचते हैं, वो सारा म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, और 10 साल हो गए उसको करते हुए, और शायद अगले 10 साल तक करेगा तो वो 1 करोड़पति बन जाएगा। हाँ मजे से बन है जाएगा। ना? मतलब अगर अमीर होना है या गरीब होना है, तो वो आपकी मेंटलिटी, मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो आप करोड़पति होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आप कितने ही गरीब क्यों ना हो। कोई नहीं रोक सकता। गरीब मतलब चाहे आप मजदूर ही क्यों तो ना इसका हो। देखिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सर, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस होता है वो 300-400 कंपनी का मोस्टली होता है जी। उसमें से कोई जैसे लार्ज कैप फंड होगा तो उसमें वो 100 स्टॉक्स में से लेगा, फिर वो 150 में से नेक्स्ट मिड कैप में लेगा, लेकिन वो रहेंगी वो देश की टॉप कंपनीज उस सेक्टर की, उनकी अर्निंग उस सेक्टर में सब सर्वश्रेष्ठ होंगी, तभी वो उस कॉर्पस के अंदर या उसमें आए हैं। तो अब उनकी अर्निंग मान लीजिए कोई स्मॉल कैप कंपनी है तो उसकी अर्निंग हो सकता है 25% पर एनम की आ रही हो, मिड कैप की हो सकता है 20% पर एनम की, 18% पर एनम की कंपनी की अर्निंग आ रही हो, और लार्ज कैप की 12-14% आ रही हो। तो चाहे स्टॉक मार्केट चाहे कितना ही ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉर्पोरेट की अर्निंग है आपके पोर्टफोलियो में या सेंसेक्स या निफ्टी में या पोर्टफोलियो का रिटर्न लगभग उसी के आसपास होगा। थोड़ा बहुत अल्फा जनरेट फंड मैनेजर कर देगा, अदरवाइज कमोबेश उतना ही आएगा रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसके साथ लगे रहेंगे तो आपकी रिटर्न बन जाएगी। तो जब वहां पे आपको दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है, अच्छा दूसरी बात क्या है, उस यूनिवर्स में से कोई कंपनी अच्छा नहीं करे तो निकल जाएगी यूनिवर्स से बाहर, फिर उसमें दूसरी कंपनी आ जाएगी। तो यूनिवर्स भी फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉन्ग टर्म का कोई इन्वेस्टर है, उसको इंडियन इकोनॉमी में भरोसा है, वो चुपचाप करके चाहे वो पीक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर देगा ना, हो सकता है उसके रिटर्न जो जिसने बॉटम में किया हो ना उससे 1-8% ही फर्क आएगा, कोई बहुत लंबा लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं आएगा उसके में। लोगों के पास एक और डायलेमा होता है, वो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, हम सॉरी वो कहते हैं हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें, या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, या फिर हम मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें, या हम हाइब्रिड में इन्वेस्ट करें, कंजर्वेटिव फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करें। किस शख्स को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शख्स को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शख्स को मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शख्स को स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको समझाने के लिए कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं कि हाँ भाई, आपके लिए ये लार्ज कैप वाली शर्ट ठीक रहेगी या म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा, स्मॉल कैप वाला ठीक रहेगा या लार्ज कैप वाला ठीक रहेगा, वो किस तरह से उसके। बेसिकली इसका कोई सेट फार्मूला तो नहीं है। हाँ। लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी चीज है उसका रिस्क प्रोफाइल। अगर उस सबसे पहले इन्वेस्टर की जो है ना रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर होनी चाहिए, और रिस्क प्रोफाइल के लिए कुछ क्वेश्चनेयर्स होती हैं, उसमें आप उससे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्केट अगर 20% गिर गया तो आपको शॉक तो नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं लगेगा। तो उससे धीरे धीरे करके जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उससे उसका ये पता चल जाता है कि कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी इसकी है। दूसरा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, कि आप अल्टीमेटली किस स्टेटस में जी रहे हैं। अगर आपका पैसा ये बिल्कुल स्पेयर है, आपने अपनी सब चीज के लिए प्लानिंग कर रखी है, तो नेचुरली आप थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लगता है कि भाई मेरा सारा पैसा इसी में लगा हुआ है और मेरे को शॉर्ट टर्म में 2-3 साल में पैसों की जरूरत है, तो नेचुरली आप बहुत एग्रेसिव नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास जितना कम ड्यूरेशन है, जितना कम टाइम आपके पास होगा, जितना रिस्क आप कम लेना चाहेंगे, उतना ही आप कम रिस्की एसेट की तरफ जाएंगे। अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मेरे को 2 साल के बाद 3 साल के बाद रेगुलर मंथली इनकम चाहिए, तो आपको पैसा मल्टी एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क तो लेना नहीं चाहते, लेकिन मार्केट अगर बहुत डाउन हो जाता है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, तो आपको लार्ज कैप से स्टार्ट करना चाहिए। एक आम इन्वेस्टर को जिसको स्टॉक मार्केट में जोश से वो आया है कि भाई साहब मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मेरे को यहाँ से वेल्थ बनानी है, मैंने ऐसा सुना है वैसा सुना है, तो उसको मल्टी कैप से स्टार्ट करना चाहिए।
जब आप मल्टी कैप से पोर्टफोलियो बनाना शुरू करेंगे, फिर आप उसकी एसआईपी स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसको जब उसको समझ में आने लगेगा रिस्क, धीरे धीरे मार्केट की उठापटक से वो थोड़ा सा अमलगमेट उसके साथ हो जाएगा, तब आप उसको फिर मिड कैप स्मॉल कैप में शिफ्ट एक्सपोजर कर दिला सकते। सकते हैं। ओके। क्योंकि अल्टीमेटली ना अगर अच्छी वेल्थ बनानी है तो मिड कैप स्मॉल कैप को तो समझना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा होएगा ही नहीं। क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी वो मल्टी बैगर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो मल्टी बैगर है। उसका जो एनुअल ग्रोथ है ना वो 12, 14, 15% से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, जाइंट है वो। छोटी कंपनी अचानक निकल के ना कोई स्टार्टअप बहुत बड़ा बन सकता है, तो वहां पे मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, तो हर व्यक्ति उसमें नहीं ले सकता। इसलिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मिड कैप स्मॉल कैप में खास तौर से, इवन मल्टी कैप में भी एसआईपी ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। वन टाइम तो कभी, जैसे अब आज कंडीशन है, इस टाइम हम लोग थोड़ा बहुत करवा रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हम लोग एसआईपी मिड कैप स्मॉल कैप में तो एसआईपी ही प्रेफर करते हैं। हाँ, वो लार्ज कैप को लेके क्या कहते हैं कि द एलिफेंट कांट डांस। यस। और जो मतलब अगर देखा जाए तो जो लार्ज कैप है वो हाथी की तरह है, और जो स्मॉल कैप है वो तेंदुआ या खरगोश की खरगोश तरह की है, तरह, यस। जो एकदम से जंप भी कर सकते हैं और कभी भी अब आप ये देखिए ना, पिछले 3-4 दिनों में बाजार में जैसे तेजी आई, हाँ, पाँच या छह उससे परसेंट या उससे पहले बाजार गिरा, तो बाजार गिरा तो अगर लार्ज कैप गिर रहा था 0.5%, तो मिड कैप गिर रहा था 1.5%। बिल्कुल। अभी बढ़ रहा है ना बाजार, बिल्कुल सेम है। हम्म, सेंसेक्स निफ्टी की बढ़ रहे हैं 0.5%, और मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ रहे हैं 1.5-2-2.5%। क्योंकि अल्टीमेटली मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ही वो ताकत होती है कि वो मल्टी बैगर साबित हो सकती है, अगर उसके अंदर कंपनी में जान है तो। अच्छा, हमें जो पढ़ाया गया है मनी मार्केट में कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि वो लिक्विड है, हम्म। पर कहीं ना कहीं वो उसकी बदसूरती भी है सर। यस। अगर लिक्विडिटी है तो इसीलिए वहां से लोग पैसे निकाल के भी चले जाते हैं। इसमें आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे सर? नहीं, एक्सपीरियंस तो हैं बहुत सारे इसमें एक्चुअली। लिक्विडिटी, बेसिकली लिक्विडिटी का दोष उसमें नहीं है, ऐसा कहना चाहिए कि जैसे बहुत सारे लोग भगवान को भी कहते थे भगवान जी अच्छे नहीं है, वैसे ही इसमें भी है कि अल्टीमेटली दोष इसमें हमारी सोच का ज़्यादा है, क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है। तो अगर हम डिसिप्लिन है तो प्रोडक्ट तो बढ़िया है। अगर मनी मार्केट में देखा, अगर हम टोटल एसेट्स में देखा जाए तो हमारे पास गोल्ड एसेट, हमारे पास गोल्ड, हमारे पास रियल स्टेट, हमारे पास इक्विटी मार्केट, और हमारे पास जो एफडी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेट। डेट में है। हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में कहाँ मिला है अभी तक, और फ्यूचर में कैसा कहाँ मिलने के स्कोप है? हमेशा लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ही सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। रियल स्टेट से भी ज़्यादा सर? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप रियल एस्टेट में बेसिकली आज की तारीख में जो रिटर्न है ना, बहुत लिमिटेड रिटर्न है उसमें। आप जो मतलब जो खास तौर से ब्रांडेड रियल एस्टेट में, अब आदमी, कोई आदमी ये कहने लगे कि भाई साहब मैंने वहाँ पे प्लॉट खरीद लिया, वहाँ पे ये हो गया, तो वो एक एक्सेप्शन है, उसको अब इसमें नहीं ले सकते। अदरवाइज आप ब्रांडेड रियल एस्टेट में 8-9% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आते। बेसिकली पहले टाइम में लोग बाग कैश में पैसा दे देते थे, कैश से उसको एडजस्ट कर लेते थे, तो वहाँ वो हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता वो, इसलिए अब वो उतना लिक्विडेटिव नहीं रहा है। अच्छा, मतलब आने वाले टाइम में रियल एस्टेट इतना लिक्विडिटी नहीं रहेगा। उसके 2-3 कारण आपने बताए। पहला आपने कारण बताया क्योंकि अब जो कैश का कंपोनेंट है, ब्लैक मनी का जो यस। कंपोनेंट है, वो काफ़ी हद तक खत्म हो रहा है। यस। अभी हुआ नहीं है, पर खत्म हो रहा है, और आने यस। वाले टाइम में खत्म होता ही अब आप जाएगा। ये देखिए ना, सर्किल रेट्स इतना बढ़िया एक टूल निकाल के लाई हैं सरकारें, कि अगर आप ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए सर्किल रेट ही बढ़ा दो, कि भाई साहब सर्किल रेट से कम पे तो रजिस्ट्री होगी नहीं, तो आप ताज्जुब करेंगे, हाँ। बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की, यानी लैंड की वैल्यू भी सर्किल रेट से नीचे है। रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, सर्किल रेट इतने ऊपर कर दिए सरकार ने। उसमें फिर क्या कर रहा है सरकार ने, बाद में जब देखा कि रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें आपको 5-10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। ये तक करना पड़ता। इसका मतलब क्या है कि अब धीरे 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 करके जो कैश का एलिमेंट है ना, वो बाजार से एलिमिनेट होगा ही होगा ये। तो इसका सबसे आसान तरीका, और दूसरे आप देखें ना, रूटीन लाइफ में भी देखो ना आप, कैश का एलिमेंट धीरे धीरे, सरकार आपसे पैसा नहीं ले रही है कि लाओ जी कैश हमारे को दे दो, वो इस तरह से कर रही है कि आप अल्टीमेटली खर्च जो करते हैं वो कैश आप कर ही नहीं पाएंगे, आप वो प्रिविलेज ले ही नहीं पाएंगे। कैसे आपको कार लेनी है आज, कैश से कैसे ले सकते हैं आप? कोई भी और लग्जरियस चीज लेनी है आपको, कैसे ले सकते हैं कैश से? इवन आप ब्रांडेड ज्वेलरी भी नहीं ले सकते कैश से।
तो कैश अब धीरे धीरे ऐसे ही होगा कैश के साथ भी कि आपको सारा व्हाइट में ही करना पड़ेगा, और वही समझदारी भी है। सरकार आपको ये सुविधा दे रही है। अब अगले साल से 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है सरकार ने, तो अल्टीमेटली फिर 2 नंबर के पैसे की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके लोग सब व्हाइट मनी की तरफ आएंगे, और जब व्हाइट मनी की तरफ आएंगे तो हमारे उनके पास मनी को, वेल्थ को जनरेट करने का Yes. इक्विटी के अलावा कोई और ऑप्शन शायद नहीं नहीं नजर आएगा। इवन गोल्ड नियर टर्म में नहीं आ सकता ना सर। गोल्ड तो एक तरह से मैं बताता हूँ, इंडिया में तो देखिए रहेगा गोल्ड हमेशा, लेकिन गोल्ड क्योंकि पिछले साल 2 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, कोविड के टाइम में भी अच्छा दिया और फिर पिछले साल में अच्छा रिटर्न दिया है, तो उसके बहुत सारे फंडामेंटल कारण हैं। जब भी ऐसे कारण डेवलप होंगे तब तो गोल्ड अच्छा करेगा, लेकिन जब नॉर्मल रूटीन में इकोनॉमी दुनिया की चलेगी ना तो गोल्ड अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का 5-10% गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड में होना चाहिए। और डेप्थ में कितना कर होना चाहिए सर? वही आपने कहा रिस्क एपेटाइट के हिसाब वो से, आपके रिस्क एपेटाइट, आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कब पड़ सकती है उस हिसाब से। मान लीजिए आपके बच्चे की शादी 1 साल के अंदर होनी है, तो नेचुरली आपका पैसा लिक्विड में ही होना चाहिए, वो इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। या तो लिक्विड में रहेगा या फिर आर्बिट्राज में जाएगा। मतलब अगर आपका जो पैसे का टारगेट 3 साल का है, तो आपका जो पैसा 3 साल की जो रिक्वायरमेंट है या इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, वो आपका डेट फंड के अंदर या तो डेट में या आर्बिट्राज या में, आर्बिट्राज फंड के अंदर होना क्योंकि चाहिए। आर्बिट्राज उससे बेटर विकल्प साबित हुआ है 1-2-3 साल के टैक्सेशन टैक्सेशन की वजह से, क्योंकि उसका इक्विटी टैक्सेशन होता है ना, तो वो बेटर ऑप्शन साबित हुआ है। लिक्विड तो बिल्कुल उसके लिए ही है, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने उसमें बिजनेसमैन के हिसाब यस से। यस यस। चलो ठीक है सर। अच्छा, लास्ट में आपका म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर पे जो हमारा जो व्यूअरशिप है, वो दे आर, क्या कहते हैं उसको, टारगेट कस्टमर्स हैं, बहुत छोटे छोटे कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बेचारे 10 से या 12,000 से 20,000 पे सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए मेरे सभी दोस्तों से ये एडवाइस है कि अपने घर के बजट की प्लानिंग करें, ठीक। और उसमें से कम 10% ऑफ योर अर्निंग, यानी अगर आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो आप 2,000 रुपये महीना की सेविंग शुरू करने की आदत डालें। धीरे धीरे करके जब आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी तो आप उसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि अगर आपकी जब भी रिक्वायरमेंट आएगी तो कोई आपको देने वाला नहीं है, आपको अपनी अर्निंग से ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों की फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, खाली इन दोनों चीजों के ना होने से ही गड़बड़ हो जाती है। ये जो अनसर्टेनिटीज है ना, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की वजह से, लाइफ की अनसर्टेनिटी, उसको कवर जरूर करके रखना चाहिए। वो सबसे पहली शर्त है मेरी कि आपको वो जरूर हर एक को कोशिश करनी चाहिए। वैसे ज्यादातर जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर जिसका नहीं है, मतलब वो एश्योर्ड रहना चाहिए, कहीं से हो, चाहे कंपनी से हो चाहे खुद करें, ये दोनों चीजें हर एक के पास होनी ही होनी चाहिए। सर, इंडिया के पास 47 एएमसीज है, 44-45 एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। हमें कैसे पता चला कि हमें कौन सी एएमसी चूज करनी चाहिए? क्या सच में एएमसीज के रिटर्न, उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ऊपर नीचे का अंतर होता है, या हम किसी भी एएमसी को चूज कर लें? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले एएमसी चूज करने से पहले आपको एक एडवाइजर की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको एक अच्छा एडवाइजर चूज करना चाहिए। अब मैं इस विषय में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, आप सब लोग जब भी किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं भी है तो चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कोई दवाई तो देता नहीं है, वो तो खाली प्रिस्क्रिप्शन देता है। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां से दवाई मिलती है, और अल्टीमेटली हम दवाई खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप इसको टेक्निकल भाषा में समझें तो अल्टीमेटली ठीक तो दवाई कर रही है। अगर आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे तो डॉक्टर की फीस भी बचेगी, और दवाई तो उसको भी पता है क्योंकि इतने सालों से बेच रहा है ना वो भी, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? उसी प्रकार से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, जैसे आपने ये सवाल पूछा कि भाई कौन सी किसको छांटे, इसका कोई स्पष्ट जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि एएमसी के फंड मैनेजर लगातार बदलते रहते हैं। अगर कोई अच्छा फंड मैनेजर आ रहा है, उसका फंड अच्छा कर सकता है, उसका फंड मैनेजर खराब हो गया या उसकी कंसिस्टेंसी खराब हो गई तो आपको फंड चेंज करना पड़ सकता है, या एएमसी का ही दूसरी एएमसी में विलय हो गया, ऐसा भी केस होता है। तब उसके मैनेजमेंट टीम कहाँ जाएगी, नया मैनेजमेंट क्या करेगा, कैसे करेगा? तो मेरी सलाह तो एक आम इन्वेस्टर के लिए ये होती है
कि सबसे पहले आप एक एडवाइजर चुने। अच्छा एडवाइजर के बारे में आप सर्च करें, जैसे आप शादी करते समय लड़का लड़की देखते हैं ना, वैसे ही आपको एक एडवाइजर ढूंढना चाहिए और उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जब तक आपके विश्वास पे वो खरा है, उस पर विश्वास कीजिए, उसके साथ मिलके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। और लॉन्ग टर्म की जर्नी में खास तौर से अगर वो ज्यादा नॉलेजेबल एडवाइजर भी नहीं होगा, तो जब बाजार की स्थिति खराब होगी तो आपका पैसा रोक देगा, निकालने से रोकने की कोशिश करेगा कि भाई साहब इस टाइम मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, इस टाइम मत निकालिए। तो अगर आपने उसकी बात मान ली तो अल्टीमेटली आपकी वेल्थ बन जाएगी। हर तरीके से जितना भी आपको वो टेक्निकल सपोर्ट देता है, उससे ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। और ताज्जुब की बात, मैं मजेदार बात बताऊं आपको, मेरा अपना अनुभव है कि डॉक्टर भी लगभग 80% आपको ठीक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देने से ही करता है। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाके बैठिए, आपका फैमिली डॉक्टर है, आधी बीमारी आपको अपने आप ठीक नजर आएगी। तो फिर आदमी ये सोचता है, बोला मैं डॉक्टर को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, फिर सोचता है अच्छा चल यार आया हूं तो दिखा लो, लेकिन वो आधा ठीक हो जाता है। बोला डॉक्टर साहब के पास आ गया ना, अब अपने आप देख लेंगे, मेरी टेंशन ही खत्म। इतना बड़ा रोल होता है। मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है या एडवाइस आईएफए जिस आपके लिए वो एक पैसों के डॉक्टर का काम करता है और उसका रोल बहुत बड़ा है। यस बेशक उसके एवज में वो 20-30 पैसे की कमीशन, मतलब 100 रुपए पे 20 पैसे या 1000 रुपए पे 2 रुपए की कमीशन ले लेता हो, बट जो उसका रोल, जो ओवरऑल जो रोल है वो बहुत बड़ा है। यस बनिस्बत इसके कि आप कौन सी कंपनी की दवाई ले रहे हैं, मतलब कौन सी एएमसी में आप चूज कर रहे आपको हैं। पता ही नहीं है ना कुछ भी, आप तो अच्छा दूसरी बात क्या होती है, आप एएमसी, अब एएमसी क्या है? हाँ एएमसी इज ए मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल। अब आप ऐसे समझिए कि किसी आप एएमसी के ऑफिस में गए, आपने कहा कि भैया ठीक है मेरे को इन्वेस्टमेंट कराना है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई साहब ये वाला प्रोडक्ट तो मेरा वाला ले लो, ये दूसरे का ले लो। वो कहेगा जी सारे ही मेरे पास है, सारे मेरे ही ले लो। ठीक। तो वो आपका अल्टीमेटली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कभी नहीं बनने देगा, चाहे आप कैसे भी चले जाओ। लेकिन एक एडवाइजर का जो बेनिफिट है वो आप में है। अगर आपकी ग्रोथ होगी तो वो भी ग्रो होगा, अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी या आप उसे छोड़ के चले गए तो उसकी मेहनत भी बिल्कुल बेकार जाएगी। इसलिए हर एडवाइजर अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करे और उस पर ऑप्टिमम रिटर्न दिलाने की कोशिश करे, आपको बाजार में वेयर टेयर से बचाने की कोशिश करे, और जब भी आपको आपके जो भी गोल आने वाले हो उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने का काम करे। और आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस भी समझाएगा यस और कैसे आपके बुरे वक्त में आपकी हैंड होल्डिंग भी करेगा। ओके, मतलब कि अगर आप मनी मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने पैसों के डॉक्टर को अच्छी तरह से ढूंढ लें, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, अपने टारगेट बताएं, अपने गोल बताएं। उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप कौन सी एएमसी में कौन सा फंड इन्वेस्ट करें। आप सेल्फ मेडिकेशन उतनी ही खतरनाक है जितना कि आप अपने पैसे को अपने लेवल से इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं बिल्कुल, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया ना मैंने डॉक्टर वाला, अल्टीमेटली दवाई तो मेडिकल स्टोर से चलती है, क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? फिर तो क्योंकि हमारा ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर सुविधा मिली हुई है, इसी प्रकार से आपको भी डॉक्टर कुछ दवाइयों को छोड़ के मेडिकल स्टोर से लेने की सुविधा मिली हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर से ही दवाई खरीदें, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड बंदा है, वो आपकी चीजों, ऐसी प्रकार से लॉयर भी वैसे ही होता है। अब आप अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकते हैं, क्यों लॉयर के पास जाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली वो टेक्निकलिटी वही जानता है, उसको डेली उसको आपकी चीजों को ट्रैक भी वही करेगा, सारी चीजें वो करेगा। ऐसे बहुत से प्रोफेशनल काम हो सकते हैं, इवन आईटीआर भी आपकी देखिए ना, आप एडवोकेट के पास जाते हैं, आप सीए के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? कर तो आप खुद भी सकते हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड काम जो है ना उसी को करने दीजिए, ठीक है। वो जैसे आईटीआर भरने की आपको सुविधा दे रखी है, मेडिकल स्टोर से दवाई लाने की सुविधा आपको दे रखी है, उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने की भी आपको सुविधा दे रखी है डायरेक्ट में। लेकिन अल्टीमेटली ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे वेल्थ बनानी है या मुझे खाली इसी सुविधा की वजह से इन्वेस्टमेंट करके। अब आप ये देखिए पिछले दिनों में बाजार में गिरावट आई है, बहुत से एसआईपी बंद हुई है पिछले दिनों, अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको। 30-40,000 उसमें 80% डायरेक्ट वाली एसआईपी बंद हुई है। तो आप इससे समझ लीजिए खुद ही कि भाई कितना खतरनाक है, एक्चुअली वेल्थ नहीं बन रही है उसमें। बिल्कुल भी नहीं बनेगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और खासतौर पे जब मार्केट गिर रही है तब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका वेल्थ फिर वेल्थ कहाँ से बनेगी? ये तो वही वाला बात होगी ना कि जब मार्केट पीक पे है तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आप कह रहे हैं तो सब बेकार है, और बाद में फिर आपने पूरी मनी मार्केट को ही गाली देनी है, बस बस या बस फिर कह देना ये जुआ है। बिल्कुल बिल्कुल।